of Guyana and what the political and social and economic circumstances that were there before this meeting was convened. We covered that point. And then I discussed the representatives who were involved during these negotiations and the motives and interest of the great powers and why they were involved during these negotiations. So this is what we covered. And now moving towards another aspect of Treaty of Vienna, the Congress of Vienna, and that is basically the key principles. चार असूल थे, चार key principles है जिसकी बुनियाद पे इस treaty को negotiate किया. उनको भी याद है. फिर ये जो person है इसकी वो क्या करना है इसका? उनको याद है. नीचे बैठना होता है. पहले हम तो classes करवाना चाह रहे थे, बोरिंग है तो बाहर बैठते हैं. So आज मैं इसको खत्म करें. एक तरीका है मैं इसको हल्का फुल्का ऊपर से भी करवा सकता हूँ, उसका फायदा नहीं है. मैं बेहतर अंदाज से करवाने के लिए थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा था. फायदा तो हल्का फुल्का करके जान भी छोड़ता है. So going towards the principles, key principles, the four key principles. Number one is legitimacy. Yeah, number one was the legitimacy. Second was compensation. Third containment and fourth balance of power. ये चार असूल थे की प्रिंसिपल्स है. इन चार असूलों की बुनियाद पर ट्रीटी ऑफ वियना नेगोशिएट की जाए. ठीक है. और ये क्वेश्चन 10 में से अगर ट्रीटी ऑफ वियना पे क्वेश्चन आता है 10 टाइम्स, उसमें से 8 बार यही क्वेश्चन आता है. आउट ऑफ 10 8 टाइम्स ये सवाल बनता ही है कि की प्रिंसिपल्स क्या है ट्रीटी ऑफ वियना की. ट्रीटी ऑफ वियना यानी कांग्रेस ऑफ वियना, ये ग्रेट पावर्स की कांग्रेस हुई. इन्होंने इजलास बुलाया जो कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इजलास चला. सीरीज ऑफ मीटिंग्स डिप्लोमेटिक फीस्ट हुआ और ये फिर ये ट्रीटी ऑफ वियना अनाउंस करें वाटरलू के बाद. अब ये जो ट्रीटी ऑफ वियना थी ये चार असूलों की बुनियाद पे इसमें डिस्कशंस की गई और फिर इस ट्रीटी ऑफ वियना को अनाउंस किया गया, प्रोक्लेम किया गया. And the four legitimacy, compensation, containment and balance of power. Legitimacy पहला पॉइंट था जिसकी बुनियाद पे इस ट्रीटी को जो है वो इस पे कंसेंसस रीच किया गया और फिर सेटलमेंट जो की गई इस ट्रीटी के अंदर जो मामला तय किए गए वो एक इस असूल के बुनियाद पे किए गए. लेजिटिमेसी से क्या बुरा था कि यूरोप के जो बादशाह जो कि रेवोल्यूशनरी फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड पे जो कि डिपोज इनको किया गया था ताकत के बलबूते पे, उनको रिस्टोर किया जाए. ये पॉइंट पहले भी मैं हाईलाइट कहीं ना कहीं से आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट कि यूरोपियन सोसाइटी के अंदर जो एक नॉर्म था वो ये था कि क्रिश्चियन वाइट क्रिश्चियन मोनार्क्स लेजिटिमेट सॉवरेन्स हैं. तो अगर वाइट क्रिश्चियन मोनार्क्स लेजिटिमेट सॉवरेन्स हैं जिनको रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड पे अगर ताकत के बलबूते पे हटाया गया है तो उनको उनकी लेजिटिमेट पावर्स वापस दी जाए, उनको रिस्टोर किया जाए, उनको उनकी पॉलिटिकल जो अथॉरिटी है वो दोबारा से दी जाए. तो लेजिटिमेसी का जो प्रिंसिपल था दैट वाज एसोसिएटेड विद दैट. The kings and princes of Europe which were deposed during the French Revolutionary time period 89 till 91 till 1815 revolution till 1815. तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड के दौरान जो यूरोप के मोनार्कीज डायनेस्टीज के अंदर जो हुकूमतें तब्दील की गई बादशाहों को हटाया गया वो जायज हुक्मरान थे जो 1815 में भी हैं इस टाइम पीरियड में, तो उनको रिस्टोर किया जाए क्योंकि वो जायज हुक्मरान है तो ताकत उनको वापस दी जाए. तो फिर रेस्टोरेशन की जाएगी. कहाँ? फ्रांस. बूर्बन्स को रिस्टोर कर दिया गया. अब ये फ्रांस में रेस्टोरेशन सिर्फ नहीं हुई, पूरे यूरोप में ये रेस्टोरेशन होंगी. अब जिन जिनको डिपोज किया गया उनको ये इंस्टॉल करेंगे. The first principle is legitimacy and restoration. तो यूरोप में अब सियासी पॉलिटिकल रेस्टोरेशन होंगी और फिर इन लोगों को रिस्टोर किया जाएगा. Number one, the Bourbons were restored where? In France, in Spain and in Naples. तो सदर्न इटली, स्पेन, फ्रांस में बूर्बन्स की हुकूमतें नहीं रही, रिस्टोर किया गया. हाउस ऑफ सेवे की हुकूमत सार्डिनिया पैडमोंट में रिस्टोर किया गया. पोप का कंट्रोल था पेपल स्टेट. सेंट्रल इटली के अंदर जहां रोम कैपिटल इटली का जहां भी वेटिकन सिटी भी है, वेटिकन स्टेट जो, तो यहाँ पेपल स्टेट्स हुआ करती थी. यानी कैथोलिक चर्च के पोप के अंडर ये आया करते थे
तो पोप की जो अथॉरिटी थी पैपल स्टेट्स में उसको रिस्टोर किया गया। हाउस ऑफ ऑरेंज को हॉलैंड में रिस्टोर किया गया। सेंट्रल इटली के अंदर हैप्सबर्ग्स को रिस्टोर किया गया। आप ये नाम नहीं याद करें, मुश्किल हो जाएगा। पामा मॉडर्ना टस्कनी में गया। सदर्न इटली, ये इसको चाहे दोबारा से लिखना है लिख लें क्योंकि ये बार बार यूज होंगे। सदर्न इटली में बूरबन्स सदर्न इटली में बूरबन्स नेपल्स हो या किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ये दो मशहूर शहर हैं उनके। किंगडम ऑफ सिसिलीज हमें लोकेट भी मैंने प्रीवियस मैप्स किए हैं क्योंकि ये आगे यूज होते रहेंगे बार बार। किंगडम ऑफ टू सिसिलीज एंड नेपल्स, यहाँ बूरबन्स की हुकूमत हुआ करती थी, तो वहां इनको रिस्टोर किया जाएगा। सेंट्रल इटली में पैपल स्टेट्स थी, पोप के इलाके थे, और सेंट्रल इटली में पामा मॉडर्ना टस्कनी के इलाके आ गए। यहाँ हैप्सबर्ग्स की हुकूमतें हुआ करती थी, इनको रिस्टोर किया जाएगा। नदरन इटली में ऑस्ट्रियंस का इन्फ्लुएंस फिर इंक्रीज किया जाएगा, जहाँ पे वो मिलान और वेनिशिया, वो जो वीनस रिपब्लिक, वीनस के शहर है, मिलान के जो इलाके हैं, ट्यूरेन के जो इलाके हैं, नदरन इटली, ट्यूरेन वो यूवेंटस फुटबॉल का वो जो क्लब है ट्यूरेन, वो वहाँ पे नदरन इटली के अंदर आता है। तो नदरन इटली के अंदर हैप्सबर्ग्स, ऑस्ट्रो-हंगेरियंस का इन्फ्लुएंस इंक्रीज किया गया। तो इटली के अंदर रेस्टोरेशन हुई, हैप्सबर्ग्स को सेंट्रल इटली में रिस्टोर किया गया। जर्मन प्रिंसेस जो फ्रांस इनके एरियाज कंकर करते हैं, इनको वापस किया जाएगा। फ्रेंच बाउंड्रीज को स्क्वीज किया जाएगा टिल 1789। पैडमोंट, नीस, सेवे के इलाके फ्रांस से रिक्वायर करेगा। स्विट्जरलैंड कुछ 3 कैंटन्स ऐड करेगा। ग्रैंड डची वार्सा खत्म कर दी जाएगी। कंप्लीट पोलैंड रशिया के कब्जे में चला जाएगा। वेस्टफेलिया जर्मनी के अंदर है, यहाँ पे ये अब वो जो कन्फेडरेशन ऑफ राइन नेपोलियन ने बनाई थी, लास्ट लेक्चर में भी कवर दैट। अब तो ये उस कन्फेडरेशन ऑफ राइनलैंड को तब्दील करने जा रहे हैं इनटू जर्मन कन्फेडरेशन, और जर्मन कन्फेडरेशन के अंदर डुअल प्रेसिडेंसी दी जाएगी प्रशियंस को और ऑस्ट्रो-हंगेरियंस को। ये पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में कल भी हमने बात की थी, क्योंकि अब यहाँ दोबारा से ये चलेंगे। तो ये क्या किया गया, यानी कि वो जो एक की प्रिंसिपल है ट्रीटी ऑफ वियना का, लेजिटिमेसी, तो बाय क्रिश्चियन लेजिटिमेट मोनार्क्स इनको डिपोज किया गया था रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड को, उनको ये रीइंस्टॉल कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज़ they was they are legitimate rulers. लेजिटिमेट रूलर्स को सियासी ताकत वापस रीइंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो जस्टिस कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं तो फिर वहाँ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होगा। और ये जो आइडिया था लेजिटिमेसी का, इसको जो बहुत ज्यादा इसकी जो बात की थी वो मेटरनिक ने की थी। सो ट्रीटी ऑफ वियना, मेटरनिक सिस्टम एंड कंसेंट ऑफ यूरोप, अब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी करेंगे, लेकिन ग्रेजुअली मैं आपको डिफरेंसेस करवाता जाऊंगा, भी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बस आपने ट्रीटी ऑफ वियना के भी प्रिंसिपल्स जो हैं ये जहन में रखने की कोशिश करना। ये डिटेल इतनी जरूरी नहीं है, कुछ याद रहेगा तो ठीक है, वरना इसको जनरलाइज करते हैं। ठीक है, आप ये कह दें कि रिस्टोरेशंस हुई, रेस्टोरेशंस कहाँ पे हुई, फ्रांस के अंदर भी, इटली के अंदर भी, जर्मनी के अंदर भी, ये तो लिख सकते हैं ना। उसको उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को जो है आप जनरलाइज कर, नाम नहीं याद होते तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक ओवरऑल वो एक जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको समझ आना चाहिए। तो ये रेस्टोरेशंस हुई। ये मैप्स में शो किया गया कि पैपल स्टेट्स कहाँ पे है, टस्कनी, मॉडर्ना, बामा जो इटली के शहर है वो कहाँ पे है। तो मैप्स में आपको वो लोकेशन सारी की सारी दिखाई गई है। ये सार्डिनियंस गेन करेंगे नीस एंड सर्वे फ्रॉम फ्रांस, तो उनको लोकेट किया गया है यहाँ पे। और फिर एक और जो यहाँ ऐड किया जाएगा, रशियंस फिनलैंड को इनकॉर्पोरेट करेंगे। पोलैंड के ऊपर भी रशियंस कब्जा करेंगे, फिनलैंड भी रशिया को ले लिया जाएगा। जबकि इससे पहले फिनलैंड वाज अंडर स्वीडन। ये कांग्रेस ऑफ वियना से पहले स्वीडन जो था वो कंट्रोल कर रहा था फिनलैंड को, लेकिन कांग्रेस ऑफ वियना के बाद रशियंस फिनलैंड पे कब्जा करेंगे, तो स्वीड्स को नॉर्वे ले लिया जाएगा फ्रॉम डेनमार्क। ये एक और चेंज किया गया, ये जो स्कैंडिनेवियंस करते, डेनमार्क के पास था नॉर्वे, जो है ये नेपोलियन के साथ मिलकर फाइट करते थे। तो डेनमार्क से नॉर्वे लेके स्वीड्स को ले लिया जाएगा। स्वीडन का वो जो लीडर था प्रिंस बर्नगॉट, तो स्वीडन को जो है वो नॉर्वे मिल जाएगा, फिनलैंड रशिया को दे देंगे। ये टेरिटोरियल कंपनसेशंस यहाँ पे कुछ की जाएगी। अब ये हमने देख लिया कि रेस्टोरेशंस पॉइंट क्या है, कैसे रेस्टोरेशंस की गई, और फिर इसकी वैल्यूएशन कहाँ पे रेस्टोरेशन सही हुई, कहाँ पे नहीं हुई। ये वो अक्सर प्रश्न देता है कि इवैल्यूएट करेंगे जो की प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे ये जो नेगोशिएशन हुई, जो सेटलमेंट हुई, उसको इवैल्यूएट करें। इतना ही होगा।
यानी हम रेस्टोरेशन की अगर हम बात करें, ड्यूरिंग 1790s पोलैंड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया एंड ऑस्ट्रिया। 1815 के बाद अगर हम रेस्टोरेशन की जाए तो इन तीनों मुल्कों के पास पोलैंड जाना चाहिए, लेकिन इंटायर पोलैंड रशियंस इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो रेस्टोरेशन जहां पे उस लिहाज से नहीं हुई। बेल्जियम ड्यूरिंग रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड बेल्जियम वाज अंडर ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर। अब बेल्जियम हॉलैंड को मिला के ये किंगडम ऑफ हॉलैंड बना लेंगे, यानी बेल्जियम अब ऑस्ट्रो-हंगेरियंस के पास वापस नहीं जाएगा, तो रेस्टोरेशन यहाँ पे नहीं हुई। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जहाँ पे ग्रेट पावर्स के इंटरेस्ट सर्व होते थे वहाँ पे तो रेस्टोरेशन हुई, और जहाँ पे उनके इंटरेस्ट सर्व नहीं होते थे वहाँ पे भी रेस्टोरेशन नहीं होगी। तो ग्रेट पावर्स के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए रेस्टोरेशन की जाएंगी, और जहाँ पे उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं होंगे वहाँ रेस्टोरेशन नहीं होंगे। रशिया को पोलैंड, ये पॉइंट मैंने पहले देखा। नॉर्वे वाज गिवन टू स्वीडन और बेल्जियम वाज ज्वाइंड विद हॉलैंड। होली रोमन एम्पायर रेस्टोरेशन इसकी हो तो रुक नहीं की, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ आइलैंड के तब्दील हुई, कॉन्फेडरेशन ऑफ आइलैंड को तब्दील किया इन्होंने जर्मन कॉन्फेडरेशन, वेनिशियन रिपब्लिक वगैरह यूनियन नहीं की। एंड देन कंटेनमेंट, सेकंड की प्रिंसिपल इज कंटेनमेंट, एंड कंटेनमेंट ऑफ व्हाट? कंटेनमेंट ऑफ होम? कंटेनमेंट ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस के ईस्ट में स्विट्जरलैंड, इसको स्ट्रॉन्ग किया गया, न्यूट्रल कंट्री डिक्लेयर किया गया कि वॉर्स पे नहीं जाएगा, बाकी ग्रेट पावर्स इसकी मदद करेंगे। फ्रांस के ही ईस्ट पे नॉर्दर्न इटली के एरियाज आते हैं, तो नॉर्दर्न इटली के अंदर ऑस्ट्रो-हंगेरियंस वर द इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स। तो नॉर्दर्न इटली के अंदर हैब्सबर्ग्स फ्रेंच एग्रेशन को कंटेन करने के लिए वहां पे आ गए। इसी तरह से किंगडम ऑफ हॉलैंड क्रिएट की, बेल्जियम हॉलैंड को यूनाइट कर दिया गया, और इंग्लैंड वहां पे की प्लेयर बना। लो कंट्रीज इनको कहा जाता है, तो लो कंट्रीज के अंदर ग्रेट ब्रिटेन बिकेम द की प्लेयर, और लो कंट्रीज के अंदर फिर फ्रेंच कंटेनमेंट को ब्रिटिशर्स चेक करेंगे। और इसी तरह से जर्मनी के अंदर उन्होंने क्या किया, क्योंकि फ्रांस के ईस्ट में जर्मन टेरिटरीज वो राइनलैंड के एरियाज जो आते हैं, तो जर्मनी के अंदर इन्होंने पिट प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए क्या किया, कंसोलिडेशन ऑफ जर्मन स्टेट्स की। व्हाई देयर वाज अ chaos instability, फिर 1804 में एग्जामिन किया था कि सेंट्रल यूरोप की वीकनेस की वजह से प्रॉब्लम्स है, तो सेंट्रल यूरोप को कंसोलिडेट किया जाए, और उसको फिर कंसोलिडेट किया गया, जर्मन कन्फेडरेशन बनाई। और जर्मन कन्फेडरेशन में यहाँ पे ऑस्ट्रो-हंगेरियंस को, हैब्सबर्ग्स को और प्रशियंस को डुअल प्रेसिडेंसी दे दी है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि प्रशिया सिंगल हैंडेडली जर्मनी को डोमिनेट कर जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सेंट्रल यूरोप बहुत मजबूत हो जाएगा, और सेंट्रल यूरोप बहुत मजबूत होगा तो फिर फ्रांस और रशिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो कि फिर इवेंचुअली 1870s में हुआ, और फिर उसने वर्ल्ड वॉर 1 सेकंड वर्ल्ड वॉर में उनको टेंशन दी, वर्ल्ड वॉर 1 सेकंड वर्ल्ड वॉर। दैट वाज द रीजन जब फ्रांस के नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरी थी जर्मनी, वहां पे इन्होंने जर्मन कन्फेडरेशन बनाई, उसमें हैब्सबर्ग्स को डाल दिया, ऑस्ट्रियंस को डाल दिया, और साथ प्रशिया को, ताकि ये यहाँ पे प्रशिया सिंगल हैंडेडली जर्मन स्टेट्स को डोमिनेट ना कर सके, और फिर हम फ्रेंच एग्रेशन को भी इनकी वो रोक लेंगे। स्पेन के अंदर रेस्टोरेशन की थी, बुर्बन्स 1407 को रिस्टोर किया गया, कुछ एरिया सार्डिनिया पैटमॉन्ट गेन करेगा, सार्डिनियंस को स्ट्रॉन्ग किया गया ताकि फ्रेंच एग्रेशन को रोका जा सके। तो इस तरह से फ्रेंच कंटेनमेंट जो है उसको इंश्योर किया गया। नेदरलैंड्स लो कंट्रीज में ब्रिटेन इन्फ्लुएंशियल प्लेयर होगा, जर्मन स्टेट्स के अंदर ऑस्ट्रियंस वर द इन्फ्लुएंशियल प्लेयर, इटली के अंदर ऑस्ट्रियंस वर इन्फ्लुएंशियल प्लेयर। तो ग्रेट पावर्स इस तरह से इसको फ्रेंच कंटेनमेंट की तरफ मूव करें। एंड देन कंपेंसेशन, कुछ टेरिटोरियल स्वैप्स किए, जैसे कि बेल्जियम वाज अंडर ऑस्ट्रिया, अब वो रिस्टोर नहीं हुआ, तो उनको फिर कंपेंसेट किया गया, और ऑस्ट्रिया को इन्फ्लुएंस दे दिया गया नॉर्दर्न इटली के अंदर। इसी तरह से फिनलैंड रशिया को दे दिया गया, उसे स्वीडन से ली, फिर स्विस को कंपेंसेट किया गया, उनको नॉर्वे दे दिया गया। तो कंपेंसेशन के अंदर वो स्टेट्स जो कि नेपोलियन के अगेंस्ट वॉर में गई, कंट्रीब्यूट जिन्होंने किया, उनको भी टेरिटोरियल एक्सचेंज की गई, कंपेंसेशन की गई। तो इसमें ये वो सारे पॉइंट्स हैं कि कैसे टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स उन्होंने की गई। एंड नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पावर, जो ताकत की तकसीम थी उसमें इक्विलिब्रियम लाने की, रिलेटिव बैलेंस रखने की कोशिश की गई, ताकि वॉर्स को प्रिवेंट किया जा सके, फ्रेंच एग्रेशन को स्टॉप किया जा सके। अब ये सिर्फ मुल्कों के दरमियान बैलेंस ऑफ पावर इंश्योर नहीं किया गया, बल्कि डायनेस्टीज जो थी, जो बड़े बड़े घराने थे जो रूल कर रहे थे, उनकी ताकत में भी बराबरी लाई गई।
हैब्सबर्ग्स और बूर्बन्स की हुकूमतों में भी बैलेंस ऑफ पावर शो किया गया। ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर जो डिप्लोमैट्स इन्वॉल्व थे, दे इंश्योर्ड कि यूरोपियन पावर्स के दरमियान बैलेंस ऑफ पावर कायम हो। पॉइंट वन, फ्रांस को हार्शली ये ट्रीट नहीं करेंगे। अगर बूर्बन्स का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हुआ सदर्न इटली के अंदर नेपल्स और किंगडम ऑफ टू सिसीज में, तो सेंट्रल इटली के अंदर हैब्सबर्ग्स को रिस्टोर कर दिया गया, उनको इन्फ्लुएंस कर दिया गया। नदरन इटली में हैब्सबर्ग्स वाज इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स। इसी तरह से जर्मनी के अंदर जर्मन कन्फेडरेशन की तो एक तरफ प्रशिया की प्रेसिडेंसी में है, तो उसमें हैब्सबर्ग्स को भी पावर दे दी गई। तो हर लिहाज से इन्होंने ताकत की तकसीम को बैलेंस करने की कोशिश की, और चाहे हैब्सबर्ग्स हो या बूर्बन्स हो, इनके दरमियान बैलेंस किया गया। जर्मनी के अंदर भी इंटरनल जर्मन कन्फेडरेशन में भी बैलेंस कायम किया गया। तो दैट इज अनदर पॉइंट कि ट्रीटी ऑफ वियना का मकसद था legitimacy, compensation and balance of power and the containment of France. ये थे ट्रीटी ऑफ वियना के असूल जिसकी बुनियाद पे इस ट्रीटी को नेगोशिएट किया गया। ये क्वेश्चन रिपीटेडली काफी बार पास्ट ईयर्स में आ चुका है, क्योंकि यही क्वेश्चन बनता ही नहीं है इसमें। तो की प्रिंसिपल्स क्या है जिसकी बुनियाद पे ट्रीटी को नेगोशिएट किया गया, उसको डिस्कस करें, उसको वैल्यूएट करें, और उसकी सक्सेसेस फेलियर्स के बारे में। अचीवमेंट्स क्या थी वियना की ट्रीटी? पीस मेंटेन हुआ फॉर द नेक्स्ट 100 years। ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जो ग्रेट पावर्स वॉर जो लड़ी गई वेस्ट की, दैट वाज इन 1854 का वॉर। उससे पहले ग्रेट पावर्स आपस में वॉर्स में नहीं थे, एक किसी और के खिलाफ, स्मॉल पावर्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे। 40 years पीस सक्सेसफुली फ्रांस को कंटेन कर लिया गया, रीजनेबल ट्रीट किया गया फ्रांस को एज कंपेयर्ड टू द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जहां जर्मन्स को हार्शली ट्रीट किया गया। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स करेंगे वर्साइल्स के साथ, एंड आई लिंक इट आफ्टरवर्ड्स। सक्सेसफुली ताकत की तकसीम, बैलेंस ऑफ पावर जो इसको कायम किया गया। ग्रेट पावर सेटिस्फाइड थी अपनी गेन से, ऑस्ट्रियंस हो, नॉर्दर्न इटली हो, जर्मन कन्फेडरेशन हो, सेंट्रल इटली हो, they were the influential players. Prussia was quite satisfied. Russians, British would acquire the overseas territories like Ceylon, Gap colony of South Africa and Malta. Britishers overseas colonies कुछ acquire करेंगी, और कॉमर्स ट्रीटी ऑफ वियना में कुछ ह्यूमन वेलफेयर के कंसर्न्स के ऊपर भी बातचीत की गई, डिस्कशंस हुई। यूरोपियन रिवर्स को ओपन किया गया पीसफुल पर्पसेस, होली लाइंस वुड बी देयर, स्लेवरी को अबॉलिश करने की बात हुई, स्लेव ट्रेड को खत्म करने की बात की गई, डिसआर्मामेंट के ऊपर बात की गई कि वेपन्स में उसको खत्म किया जाए ताकि वॉर्स को रोका जा सके, और इसी तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई ड्यूरिंग द वियना ट्रीटी। एंड द सेवेंथ पॉइंट, Congress of Vienna embodied initiation of concert of Europe. That is the tricky point. Concert of Europe का जो आइडिया था उसको इम्बेड किया गया ड्यूरिंग ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर ये कहा गया, पहले हम बात करते हैं कंसर्ट की, जस्ट सिंगल वर्ड कंसर्ट। कंसर्ट म्यूजिकल कंसर्ट, इट्स अ गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। ये है कॉन्सर्ट, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं, इसमें लोग इकट्ठे होते हैं सारे। European concert was what? It was the concert of great European powers. यूरोप की जो बड़ी ताकतें थी उनकी गैदरिंग, concert का जो concept है, the gathering of the European powers, and the purpose of those gatherings were to preserve the Treaty of Vienna. Treaty of Vienna पे अभी हमने देखा कि टेरिटोरियल तब्दीलियां की गई, टेरिटोरियल अरेंजमेंट्स हुई, बैलेंस ऑफ पावर की बात की गई, फ्रेंच कंटेनमेंट की बात की गई। तो ट्रीटी ऑफ वियना में जो कुछ कंक्लूड कर दिया गया उसको प्रिजर्व करने के लिए ग्रेट पावर्स के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग कायम हुई कि हम मिल के उस ट्रीटी को बरकरार रखेंगे। That is the idea of concert of Europe. Concert means the gathering of European powers, victorious European powers. For what purposes? In order to maintain the Treaty of Vienna. ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर जो सेटल हुआ था उसको प्रिजर्व करने के लिए यूरोपियन पावर्स के दरमियान ये इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग कायम हुई, एक इनफॉर्मल फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग कायम हुई कि हम फ्यूचर के अंदर भी अगर ट्रीटी ऑफ वियना को कोई मसला होता है, तो टेरिटोरियल अरेंजमेंट्स की उसको कोई थ्रेट है, तो हम मिलकर बैठेंगे उस मसले को हल करेंगे कांग्रेस सिस्टम के थ्रू। तो फिर ये 4 कांग्रेसेस होंगे, एक्स, एशपेल, विरोना, ट्रिपाउ और बैक, जिसमें फिर यूरोपियन पावर्स जब थ्रेट होगी ट्रीटी ऑफ वियना को, तो फिर वो उसको मिलकर बैठ के देखेंगे, उसका मसले का हल ढूंढेंगे। सो दिस इज
how they would be able to see. Concept of Europe, it's a beginning. अभी हमने इसको बहुत ज़्यादा broaden नहीं किया, आगे डिटेल में हम देखेंगे. तो अभी जैसे कि ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर ये जो आइडिया था उसको एम्बेड किया गया कि यूरोपियन मेड पावर्स फ्यूचर में इस ट्रीटी के अंदर जो सेटल किया गया उसको प्रिजर्व करने के लिए मिलकर बैठेंगी. दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ कंसेप्ट ऑफ यूरोप. फिर डिस्कशन लेंगे. वीकनेस, नेशनलिज्म को इग्नोर किया, सप्रेस किया वियना की ट्रीटी के अंदर. नेशनलिज्म हो या लिबरलिज्म हो डेलिबरेटली सप्रेस किया एंड वी कवर्ड ऑल दीस पॉइंट्स. पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, इटली, यहाँ सब पे नेशनलिज्म को इग्नोर किया गया, लिबरलिज्म को सप्रेस किया गया बाय दिस प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी. जब वो लेजिटिमेसी के मुताबिक एब्सोल्यूट रूलर्स को दोबारा से रीइंस्टॉल करेंगे तो पॉपुलर सोवरेनिटी जो है वो फिर नहीं रहेगी. स्पेन के अंदर रेस्टोरेशन हुई, स्मॉलर स्टेट्स के इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया. स्वीडन हो, बेल्जियम, लंबार्डी वगैरह और मजहबी जो कुछ इख्तिलाफात थी यूरोपियन पावर्स में उसको भी इग्नोर किया गया. कैथलिक बेल्जियम वर्सेस प्रोटेस्टेंट हॉलैंड, पोल्स वर द कैथलिक्स एंड द रशियंस वर द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च. तो कुछ रिलीजियस डिफरेंसेस थे जिसको इग्नोर किया गया. And then moving towards another aspect, Treaty of Vienna, almost key principles हमने कर दिए, उसको evaluate कर दिया. अब Treaty of Vienna के अंदर जो arrangements की गई, इनको ensure करने के लिए कुछ institutional arrangements की गई ताकि इस treaty के अंदर जो कुछ settle किया गया उसको बरकरार रखा जा सके. और वो जो कुछ arrangements थी उनके अंदर number one is a Holy Alliance, second is a Quadruple Alliance, third is Concert of Europe, and fourth one is Medallic System. ये मैं इसको दोबारा से ये की पॉइंट है. ट्रीटी ऑफ वियना में टेरिटोरियल एक्सचेंजेस की गई, बैलेंस ऑफ पावर को बरकरार रखने की बात की गई, फ्रेंच कंटेनमेंट सारा. अब इस ट्रीटी ऑफ वियना की वजह से ऑर्डर क्रिएट हुआ, वियनन ऑर्डर. इस वियनन ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स की गई ताकि इस वियनन ऑर्डर को बरकरार रखा जा सके. और वो जो अरेंजमेंट्स की गई, नंबर वन इज होली अलायंस, सेकंड क्वाड्रुपल अलायंस, थर्ड कंसर्ट ऑफ यूरोप, एंड फोर्थ मेडलिक सिस्टम. ये अगर आप समझ जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. ये है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स जो कि वियनन ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए किया जाएगा. Holy Alliance, Quadruple Alliance, Concert of Europe, and Medallic System. Treaty of Vienna ने new rules of the games of international politics को डिजाइन किया. उन rules of the games को बरकरार रखने के लिए ये institutional arrangements की गई. Treaty of Vienna ने एक नया order create किया. Order किसको कहते हैं? Rules को, norms को, practices को, institutions को. The Treaty of Vienna created new norms, new standards of behavior that how states are going to behave with each other. What are the new rules of international politics? Nationalism, liberalism को suppress करना है. तो वियना की ट्रीटी ने नया ऑर्डर क्रिएट किया, नए रूल्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्वाइन किए गए, क्राफ्ट किए गए, नई नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस की बात की गई. अब इन नए रूल्स, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस और इंस्टीट्यूशंस को बरकरार रखने के लिए ये चार अरेंजमेंट्स की गई. होली अलायंस, क्वाड्रुपल अलायंस, कंसर्ट ऑफ यूरोप एंड मेडलिक सिस्टम, ताकि इस ऑर्डर को प्रिजर्व किया जा सके. ठीक है जी, यहाँ पे ये आ गया. फिर ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है, रिचर्ड हैस की एक डेफिनेशन कॉन्सेप्ट आसानी से, ऑर्डर मींस it's a reflection of the nature of international relations at any particular moment. Reflection of the nature of international relations at any given moment. यानी किसी भी टाइम पीरियड पे उस वक्त दुनिया की रियासतों के दरमियान जिनके आपस के ताल्लुकात हैं, नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, उसको हम ऑर्डर कहते हैं. ऑर्डर रिफ्लेक्शन of nature of international relations at any given time period. Richard Haas की book है A World in a Disarray, वो जो foreign affairs का जो वो editor है उसके presidents में याद है. Reflection of international relations,
reflection of the nature of international relations at any given moment, उसको हम ऑर्डर कहते हैं। यानी हम टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं 1815 में यूरोपियन रियासतों के दरमियान कैसे ताल्लुकात थे, उनका इंटरस्टेट रिलेशंस कैसा था, उसको हम ऑर्डर कहते हैं। So it's a reflection of international relations, reflection of nature of international relations at any given moment is order. और इसमें रूल्स होंगे, प्रैक्टिसेस होंगी, इंस्टीट्यूशंस होंगे। ऑर्डर के अंदर किसिंजर कहता है कि हम दो चीजें, नंबर 1 बैलेंस ऑफ पावर, नंबर 2 legitimacy। ये दो चीजें जब हम ऑर्डर की डेफिनेशन को फर्दर उसको डिग करते हैं, उसको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ऑर्डर क्या है? इट्स nature of international relations at any given moment। ऑर्डर के अंदर रूल्स, प्रैक्टिसेस, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो किसिंजर ये कहते हैं कि if Treaty of Vienna ने क्या किया? It created the new rules of the games of international politics। Treaty of Vienna ने what? नए रूल्स ऑफ द गेम्स जो है उसको बनाया गया। न्यू रूल्स ऑफ द गेम्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्राफ्ट किया गया, डिजाइन किया गया। ट्रीटी ऑफ वियना ने नए रूल्स क्राफ्ट किए, क्वाइन किए। अब किसिंजर ये कहता है कि इफ देयर इज अ कंसेंसस among great players over the rules of the games of international politics, that it would be labeled as a legitimate order। यानी कि किसी भी दौर के अंदर अगर ग्रेट पावर्स के दरमियान कंसेंसस है उन रूल्स के ऊपर, तो उस ऑर्डर को हम कहेंगे कि वो लेजिटिमेट है। तो 1815 के अंदर जो न्यू रूल्स ऑफ द गेम्स बनाए गए, तो क्या उसके ऊपर ग्रेट यूरोपियन पावर्स के दरमियान कंसेंसस था या नहीं था? It was a consensus। Even French were part of that rule-making project। French को incorporate कर लिया गया। French Tillerat was involved during this project of rule-making। तो Treaty of Vienna के ऊपर जब rule-making की गई, इस project को launch किया गया, तो great European powers were involved। So there was a consensus। Great European powers ने जब rules of the games coin किए 1815 के, तो उनके दरमियान consensus था। और जब ऑर्डर क्रिएट किया जाए उसमें यूरोपियन पावर्स या ग्रेट पावर्स के दरमियान कंसेंसस हो, तो वो लेजिटिमेट होगा। और जब ऑर्डर लेजिटिमेट होता है तो वो फिर लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए पीस कायम करता है। इसीलिए 1814 के बाद जो ग्रेट पावर्स वॉर इज ऑलमोस्ट आफ्टर 100 इयर्स। अकॉर्डिंग टू किसिंजर 1815 का जो ऑर्डर था वो बहुत सक्सेसफुल ऑर्डर था, उसकी वजह से 100 इयर्स ऑफ वैलिडिटी पीस रहा दुनिया के अंदर। फिर एक ऑर्डर इन्होंने क्रिएट किया 1919 के अंदर, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद। एक और ऑर्डर क्रिएट हुआ 1945 सेकंड वर्ल्ड वॉर, अमेरिकन लेड ऑर्डर, जो कि हमने नेक्स्ट टॉपिक से आगे यही हो रहा है। वर्साइल्स की ट्रीटी ने जो ऑर्डर क्रिएट किया उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क था। German representatives were not involved during the Treaty of Vienna's negotiations, बल्कि उन पे impose किया गया कि ये साइन करें वरना वॉर कंटिन्यू करें। Treaty of Vienna, Treaty of Versailles 1919 कंसेंसस नहीं था। और जब कंसेंसस नहीं हुआ तो क्या हुआ? हार्डली 20 इयर्स के अंदर वॉर केम। 1945 फिर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया रूल मेकिंग का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। 1945 पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर, अमेरिकन लेड वर्ल्ड वॉर ऑर्डर की जब हम बात करते हैं, तो एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, रूल्स बनाए गए ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और उसके अंदर भी कंसेंसस था। देखिए वर्ल्ड वॉर 1 सेकंड वाज फॉट बिटवीन जर्मनी, हिटलर जर्मनी एंड जापानीज, न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए। लेकिन जब 1945 वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया गया तो जर्मनी जापान को इंक्लूड किया गया। वेस्ट जर्मनी को किसने डेवलप किया? वेस्टर्न पावर्स, वेस्ट जर्मनी। जापान के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसकी फौज खड़ी है? यूनाइटेड स्टेट्स। उनको इनकॉर्पोरेट किया गया, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस डेवलप किए गए, उनकी ब्यूरोक्रेसीज को रिफॉर्म किया गया। अमेरिका ने जापान के सारी इंटरनल डायनामिक्स को बदल के रख दिया। The Japanese and Germans who fought against French and the Britishers and the Americans, even Germans और Japanese को incorporate किया गया, accommodate किया गया, और नए rules of the games बनाए गए, और उसमें consensus था। और जब उसमें consensus था तो it's 2022
It's surviving. Versailles Order, hardly 20 years walking. Treaty of Vienna, again, the rules of the games बनाए गए, जो craft किए गए, there was a consensus among the great powers. और जब rule making business के अंदर great powers के अंदर consensus होगा तो वो legitimate होगा, और जब order legitimate होगा, वो long time period के लिए फिर peace होगा, stability होगा, क्योंकि legitimacy जहाँ हो वहाँ justice होगा, जहाँ justice हो वहाँ peace and prosperity होगा. So order के अंदर फिर हम जो एक चीज को देखते रहा है इस legitimacy means that whether there is consensus over the rules of the games of international politics among the great powers of that particular time period. And second is a balance of power, जो हम देखते हैं order के कि जो ताकत की तकसीम है वो किस तरह से की गई है किसी भी दौर के अंदर. Order means nature of international relations, reflection of nature of international relations at any given moment. ये 1815 में जो रियासतें थी यूरोप में उनके दरमियान क्या ताकत की तकसीम किस तरह से की गई थी. तो बैलेंस ऑफ पावर था या नहीं था? There was a balance of power among European powers 1815. So if there is a balance of power and if that order is legitimate, it's going to bring stability. And it did. और बैलेंस ऑफ पावर क्या करता है? यानी कि ताकत क्या करती है, पावर क्या करती है? सीनियर ये कहता है कि जब रूल्स ऑफ द गेम्स को ब्रेक डाउन करेगा कोई भी रियासत, तो ताकत के थ्रू हम उसको उस रूल ब्रेकर को पनिश करेंगे. 1815 ये ऑर्डर बना दिया गया, नए रूल्स बना दिए गए. 1815 के अंदर दो कानून बना दिए गए. टू रूल्स ऑफ द गेम्स वर कॉइन्ड. दो रूल्स ये थे कि नेशनलिज्म लिबरलिज्म को सप्रेस करें. 1818, 1820 में क्या हुआ? इटली से नेशनलिस्ट ने रिवोल्ट किया, स्पेन से लिबरल्स ने रिवोल्ट किया. तो वो जो रूल्स ऑफ द गेम्स बनाए गए थे उनको क्या किया गया? ब्रेक डाउन किया गया. जब रूल्स ऑफ द गेम्स ब्रेक डाउन हुए तो ग्रेट पावर्स ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इटली और स्पेन के अंदर कंप्लाई करवाया उनको रूल्स ऑफ द गेम्स के ऊपर. तो बैलेंस ऑफ पावर क्या करता है? यूज ऑफ फोर्स, ताकत जो है रियल फोर्स है, बैलेंस ऑफ पावर रूल्स ऑफ द गेम्स के ऊपर कंप्लायंस करवाता है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बैलेंस ऑफ पावर नहीं क्रिएट किया गया था. रूल्स ऑफ द गेम्स बनाए गए. अब कुछ रियासतें वर्ल्ड वॉर 1 के बाद रूल्स को ब्रेक डाउन करेंगी. जब वो ब्रेक डाउन करेंगी तो जी फॉर एग्जांपल इटालियंस ने एबिसिनिया पे हमला किया, जापानीज ने मंचूरिया पे हमला किया, ब्रेक डाउन कर दिया रूल्स को, इंटरफेयर कर दिया. उनको पनिशमेंट ही नहीं दी गई क्योंकि जिन्होंने पनिश करना था वो ही ग्रेट पावर्स यूज ऑफ फोर्स कर रही थी. बाकी जो ग्रेट पावर्स थी कुछ अपीसमेंट की पॉलिसी भी थी, कुछ आइसोलेशनिज्म की पॉलिसीज के ऊपर चली गई. तो रूल इसके ऊपर कंप्लायंस नहीं करवाया. सेकंड वर्ल्ड वॉर अमेरिकन लेड ऑर्डर. अमेरिका बिकेम ग्रेट पावर. अमेरिका ने क्या किया? अपनी ताकत के थ्रू रूल्स ऑफ द गेम्स को इंश्योर करवाया, कंप्लाई करवाया आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर. ऑल्दो हम देखते हैं ड्यूरिंग दैट 7 decades वो खुद ही समटाइम्स रूल्स को ब्रेक डाउन करते रहेंगे, तो वो उसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज करते जाएंगे. लिबरल ऑर्डर कंटेम्परेरी टाइम पीरियड में इसलिए इन अ क्राइसिस फेज. तो ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वेरी स्पेसिफिकली ऑर्डर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एट एनी गिवन मोमेंट. और ऑर्डर के अंदर हम दो चीजें देखते हैं, लेजिटिमेसी एंड बैलेंस ऑफ पावर. लेजिटिमेसी से बात ये है कि जो ग्रेट पावर्स जो इन्वॉल्व है उस प्रोजेक्ट के अंदर, उस रूल मेकिंग बिजनेस के अंदर क्या उनके दरमियान कंसेंसस है ये नहीं है. बैलेंस ऑफ पावर, पावर क्या करेगी? अगर रूल्स को ब्रेक डाउन किया जाएगा तो वो उसको उसकी कंप्लायंस के ऊपर जाएंगी और ताकि रूल्स ऑफ द गेम्स को इंश्योर करवाया जा सके. तो ट्रीटी ऑफ वियना ने क्या किया? नए रूल्स ऑफ द गेम्स क्राफ्ट किए गए और उसके ऊपर देयर वाज अ कंसेंसस अमंग द ग्रेट पावर्स. द वियना ऑर्डर वाज अ लेजिटिमेट ऑर्डर एंड देयर वाज अ बैलेंस ऑफ पावर. So most Vienna Order 1815 onwards, if states, if any particular state violated the rules of the games, then the great powers through their power would ensure कि उनको punish किया जाए और उनको compliance के ऊपर लेके आए in order to maintain stability and justice and peace and prosperity in Europe. तो देखते पहले जर्मनी 1870 No. because it destroys balance of power. Yeah, it destroys the balance of power. Exactly. उसमें काफी चीजें हुई, यानी कि हमने ये कॉन्सेप्ट्स का लिटरेचर में नहीं किया क्योंकि अब वो 80 इयर्स हम आप उसको एडवांस लेके जा रहे हैं.
मे भी कुछ लोगों ने ना पढ़ा, उसमें यह है कि ट्रीटी ऑफ वियना हमने प्रोबेबली ट्रीटी ऑफ वियना ने ऑर्डर क्रिएट कर दिया, यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। ट्रीटी ऑफ वियना created ट्रीटी ऑफ वियना created new order. In rules of the games को preserve करने के लिए, like there was a consensus, it was a legitimate order and balance of power was ensured. Point 1 and point 2, यहाँ तक तो clear हो जाना चाहिए। An order means rules of the games of international politics. Treaty of Vienna ने order create किया, ने rules craft किए, उसके ऊपर consensus था, ताकि किसी में balance of power था। अब इस ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए बैलेंस ऑफ पावर तो था, लेकिन इसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स की गई। These were the reasons. Holy lines, quadruple lines, consult of European Modernism. इन अरेंजमेंट्स के थ्रू इन रूल्स ऑफ द गेम्स के ऊपर कंप्लाइंस करवाया जाएगा, और जो वायलेट करेंगे रूल्स ऑफ द गेम्स को पनिश किया जाएगा। So these are the institutional arrangements. ये अरेंजमेंट्स की गई, ये इदारे बनाए गए, ठीक है जी। अब अगर हम कंसर्ट ऑफ यूरोप की बात करें, कंसर्ट इट वाज अ गैदरिंग ऑफ यूरोपियन पावर्स, यूरोपियन विक्टोरियस ग्रेट पावर्स की ये गैदरिंग थी। पर्पस क्या था? वियना के ऑर्डर को प्रिजर्व करना। So the purpose of the gathering of the great European powers was to preserve the Vienna order. There was an implicit understanding among European great powers कि वो वियना ऑर्डर को प्रिजर्व करेंगी, तो आपस में वो कोऑपरेट कर रही थी। वियना ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए यूरोपियन ग्रेट पावर्स के दरमियान ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हम कोऑपरेट करेंगे, मिलकर बैठेंगे, इसको कोई मसला हुआ तो हम उसको हल करेंगे, और इसके लिए वो 4 कांग्रेसेस बुलाते हैं जब मसले होंगे। So concert was an understanding among European powers to preserve this order. लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग थी ये फिर वीक हो जाएगी। कब ब्रेक करेगा? एक मेजर इशू वॉर हुई जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन कर जाएगा। It was fought, Great Britain and French fought against Russia. तो कांग्रेस ऑफ वियना कंसर्ट ऑफ यूरोप में यूरोपियन पावर्स कोऑपरेट कर रही हैं कि ऑर्डर को बरकरार रखा जाए। क्रिमियन वॉर के अंदर इनका कोऑपरेशन हमें खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग थी, एक टफ अंडरस्टैंडिंग जो थी कोऑपरेशन की इस ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए, वो यहाँ पे खत्म हो गई। फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स फॉट अगेंस्ट रशियंस। तो कंसर्ट ऑफ यूरोप वीक हो गया क्रिमियन वॉर के बाद। जर्मनी यूनिफाई होगा, और जर्मनी यूनिफाई होगा तो वो बैलेंस ऑफ पावर को शटर कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। So 1854 the idea of concert of Europe was shattered, undermined. 1870s balance of power was destroyed, and then what would happen? War is coming, the winter is coming, the war came after 20 years. So that is the reason when the balance of power and this idea of the cooperation among European powers, when these concepts were shattered, okay. So this is how these things were there. So later on we will link up these things in almost 200 years के जो concepts हैं, इसलिए ये सबसे technical lecture है, और ये सबसे मजे का lecture है, the difficult one as well. So we covered these points in the tiny minute. All right. Holy lines. हो जाएगा, मैं 3 साल से मैनेज कर रहा हूँ, so I managed. So जो अब arrangements हैं हम उसकी तरफ move कर रहे हैं। Holy lines, quadruple lines में जो कुछ भी हुआ, we already covered. वो timeline check करें, वो जो sequence मैंने इसलिए दिखाई थी वो पेज पर दिखा रही है, तो वो जैसा purpose behind that, ताकि ये sequence आपके ज़हन में रहे कि हम कर क्या रहे हैं। वो जो जून 1815 कांग्रेस ऑफ वियना, फिर होली लाइन्स हुआ एंड देन क्वाड्रुपल लाइन्स, ये है वो सारी टाइमलाइन, ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं ट्रीटी ऑफ वियना के ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए। होली लाइन्स मैंने स्किप किया, उसमें कुछ डिटेल है, एंड देन क्वाड्रुपल लाइन्स, वेरी सिंपल। शमॉन्ट लाइन्स क्या किया जा रहा है, कंक्लूड किया जा रहा है, पर्पस क्या है, वियना ऑर्डर को प्रिजर्व करना। तो ये है क्या है, अरेंजमेंट है ग्रेट पावर्स के दरमियान के हम अग्रेसिव फ्रेंच टेंडेंसीज को contain करेंगे, balance of power maintain करेंगे, rules of the games that were crafted after the Treaty of Vienna, they would ensure those rules
afterwards. So that is one institutional arrangement. ये तो आसान है, Qutb lines. एक arrangement तो ये है. Other is Holy Lines. The Holy Lines was among the Eastern conservative courts of Europe. Russia, Austro-Hungarians and the Prussians. जो conservative monarchies थी उनके दरमियान Holy Lines था. इसमें फ्रांस ब्रिटेन नहीं शामिल था. ठीक हो गया. और इसमें इन्होंने ये कहा कि जो इंटर स्टेट रिलेशंस हैं वो मजहब की बुनियाद पे कंडक्ट होने चाहिए rather than national interests. इंटर स्टेट रिलेशन, स्टेट की जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसीज ऑफ स्टेट्स को जो गाइड करना चाहिए मजहब गाइड करे, रिलीजियस जो वैल्यूज हैं वो गाइड करें इंटर स्टेट रिलेशंस को. दिस इज व्हाट अलेक्जेंडर वन वाज सेइंग होली लाइन्स के कि रियासतें जब एक दूसरे से बिहेव करें तो वो क्रिश्चियन वैल्यूज, चैरिटी, जस्टिस, लव, पीस के ऊपर करें. तो रियासतें एक दूसरे से जो ताल्लुकात कायम करेंगी वो मजहबी क्रिश्चियन वैल्यूज की बुनियाद पे करें. वो ये क्यों कह रहा था? क्योंकि ऐसा नहीं किया जा रहा था. कैसे? लास्ट क्लास में मैंने बात की थी 30 years वॉर जब एंड हुई तो फ्रांस ने, कैथलिक मुल्क था फ्रांस, तो वो कैथलिक रियासतों की मदद नहीं करेगा बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करेगा. रीजन दैट नेशनल इंटरेस्ट उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा मजहब के ऊपर. और फ्रेंच कैथलिक रियासत कैथलिक मुल्कों की मदद नहीं करेगी बल्कि प्रोटेस्टेंट्स की मदद करेगी. और रियासत फ्रेंच रियासत अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए सेंट्रल यूरोप को ब्रेक डाउन कर देगी. एंड देन दे विल डोमिनेट दैट. ठीक है जी. तो अब 1815 में ज़ार अलेक्जेंडर वन क्या कह रहा है कि वो जो स्टेट्स नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पे इंटरस्टेट रिलेशंस को कंडक्ट करते थे हमें उसको तब्दील करने की जरूरत है. हमें अपने इटर्नल एक्सॉल्टेड ट्रुथ्स के मुताबिक इंटरस्टेट रिलेशंस कनेक्ट करना चाहिए. दिस इज हेनरी किसिंजर्स बुक ऑफ डिप्लोमेसी. ये टेक्स्ट मैंने वहां से पिक किया. और जो मैं जो 30 years वॉर की जो डिबेट है, रिश्तों की जो बातें मैं कर रहा हूं, ये पिट प्लान दैट आई पिक्ड अप फ्रॉम डिप्लोमेसी ऑफ किसिंजर. That I not recommend particularly to those students who appear over there. बहुत बड़ी बुक है तो difficult text भी है. Diplomacy मैंने शेयर कर दिया आपको. बुक मैंने शेयर कर दी but I not recommend particularly जो एग्जाम में अभी couple of months के बाद appear हो रहे हैं. स्लाइड्स में मैंने डाटा डाल दिया है, इस पर इत्तेफाक करना इतना काफी है. वो बुक बहुत बड़ी है, थोड़ी सी टफ भी है. और जो नहीं अपीयर हुए दे कैन ट्रीटी ऑफ वियना, आज का जो लेक्चर है ना इसमें डिप्लोमेसी का एक चैप्टर है ट्रीटी ऑफ वियना के ऊपर. आप इसको क्विक गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं. एक मैंने वहां से आज का लेक्चर पिक किया. अदर सोर्सेज जो वर्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है, किसिंजर्स की बुक ऑफ वर्ड ऑर्डर, रिचर्ड हैस की बुक हिस्ट्री, ये मल्टीपल सोर्सेज. तो आप स्लाइड्स एंड वन टेक्स्ट बुक एंड इट्स एनफ. ज्यादा उसमें ना जाए तो यहां तक कर. सो दीस लाइंस आर द फिर प्लान भी वहीं से पिक किया था. ट्रीटी ऑफ वियना से पहले एक चैप्टर है रिश्यू के ऊपर, विलियम ऑफ ऑरेंज के ऊपर, तो वो वहां से मैंने पिक की थी. जो कल के लेक्चर में मैंने फिर प्लान डिस्कस किया था. तो जो लिंक कर रहा हूं ये सारी डिबेट होली लाइंस पर प्लान को. These points I picked up from diplomacy, but I not suggest particularly be done there. ठीक है जी. होली लाइंस आ गया. तो इसमें इन्होंने ये कहा कि जो कंजर्वेटिव मोनार्क्स हैं होली लाइंस के अंदर जो शामिल है वो क्या करेंगे, वो रेवोल्यूशंस को कम्बैट करेंगे, नेशनलिस्ट रेवोल्यूशंस हो या लिबरल रेवोल्यूशंस हो, और वो एक्ट करेंगे इन अ कंसर्ट मल्टीलैटरल. तो जो यूरोपियन कंजर्वेटिव मोनार्क्स हैं वो मिल के एक्ट करेंगे, रेवोल्यूशंस को कम्बैट करेंगे. ये उनकी मजहबी जिम्मेदारी है नेशनल इंटरेस्ट में. तो पर्पस ऑफ होली लाइंस वाज व्हाट? टू सप्रेस नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म and to maintain status quo and balance of power in Europe. ये कब किया गया? ट्रीटी ऑफ वियना. ट्रीटी ऑफ वियना के जो रूल्स ऑफ द गेम्स बनाए गए उसमें ये कहा गया कि नेशनलिज्म लिबरलिज्म को सप्रेस करना, स्टेटस को मेंटेन करना. तो होली लाइंस में भी इन्हीं बातों को इंश्योर किया गया. तो इट वाज वन इंस्टीट्यूशन अनदर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जिसमें ये इंश्योर किया गया कि वियनन ऑर्डर, वियनन रूल्स को कंप्लाई करवाया जा सके. होली लाइंस वाज अनदर मैकेनिज्म. And the next one is Medanic system, which is a technical point again. And again, I have picked these lines from diplomacy of Kissinger. And number one, Medanic system के जो points हैं. Number one, सबसे पहले तो his point was to avoid crisis by building a moral consensus. Moral consensus के through states आपस में consensus करें और उसके through crisis को avoid किया जाए. पर अगर crisis को avoid नहीं किया जा पा रहा
तो फिर उन क्राइसिस को कैसे डिफ्लेक्ट किया जाए, कैसे डेविएट कराया जाए? ऑस्ट्रियन स्टेट एडवोकेट ऑस्ट्रियंस बैक करेंगे उस रियासत को जो उस क्राइसिस को डिफ्यूज करवाने में प्रोमिनेंट रोल प्ले करे। पहला, मोरल कंसेंसस के थ्रू क्राइसिस डिफ्यूज करवा दिया जाए, खत्म करवा दिया जाए, अवॉइड किया जाए। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो फिर क्राइसिस को कैसे हल करना है? तो ऑस्ट्रियंस में वो उस रियासत को बैक करेंगे जो उस क्राइसिस को रिजॉल्व करवाने में मेजर रोल प्ले करेगी। कैसे? फॉर एग्जांपल, ब्रिटेन प्रिजर्व्स फ्रांस इन लो कंट्रीज, कि अगर फ्रेंच लो कंट्रीज नेदरलैंड्स और बेल्जियम के इलाकों में एग्रेशन कमिट करते हैं तो ऑस्ट्रो हंगेरियंस क्या करेंगे? ऑस्ट्रो हंगेरियंस वुड बैक ग्रेट ब्रिटेन vis-a-vis फ्रांस इन लो कंट्रीज। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट अगर इरप्ट हुई, अगर फ्रेंच लो कंट्रीज में एग्रेशन कमिट करते हैं तो ऑस्ट्रो हंगेरियंस ग्रेट ब्रिटेन को बैक करेंगे उस क्राइसिस को डिसॉल्व करने में, उसको डिफ्यूज करवाने में। इसी तरह से ब्रिटेन एंड फ्रांस vis-a-vis रशिया इन बाल्कन्स, कि अगर रशियंस बाल्कन्स में एग्रेशन कमिट करते हैं तो ऑस्ट्रो हंगेरियंस ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस को बैक करेंगे टू डिफ्यूज दैट क्राइसिस। एंड द लास्ट, कि अगर जर्मन रियासतों में प्रशिया एग्रेशन कमिट करेगा तो ऑस्ट्रो हंगेरियंस जो बाकी स्मॉलर जर्मन स्टेट्स हैं उनको बैक करेंगी ताकि उस क्राइसिस को डिफ्यूज करवाया जा सके। तो ऑस्ट्रियंस क्या करेंगे? ऑस्ट्रियंस वुड डिस्क्रीटली बैक एनी नेशन व्हिच इज गोइंग टू डिफ्यूज द क्राइसिस। जो कन्फ्रंटेशन को डिफ्यूज करवाने में जो रियासत वो फ्रंट रोल प्ले करेगी, ऑस्ट्रियंस उसको बैक करेंगे। अगर बाल्कन्स में क्राइसिस है, रशियंस एग्रेशन कमिट कर रहे हैं तो ऑस्ट्रो हंगेरियंस फ्रेंच को और ब्रिटिश को बैक करेंगे। सो दैट इज अनदर मैकेनिज्म। सबसे पहले क्राइसिस को अवॉइड करना है, अगर नहीं अवॉइड हो रहा ऑस्ट्रो हंगेरियंस उस स्टेट को बैक करेंगी जो उस क्राइसिस को रिजॉल्व करवाने के लिए सबसे बुनियादी किरदार अदा करेगा। दे वुड बी साइडिंग दैट स्टेट। एंड थर्ड पॉइंट, कि जो मेजर इशू है, जो चैलेंज है ऑस्ट्रो हंगेरियंस को या बाकी यूरोपियन पावर्स को, वो है आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशंस, नेशनलिज्म और लिबरलिज्म। ऑस्ट्रो हंगेरियंस ने अपने नेबरिंग स्टेट्स को परसुएड किया, रशियंस हो या जर्मन्स हो, कि आप जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को यूटिलाइज ना करें, छोटी मोटी किसी इलाके पे कब्जे पे ना जाएं, बल्कि हमारा ये जो मेजर प्रॉब्लम है वो है रेवोल्यूशंस को चेक करना, कंटेन करना, नेशनलिस्ट हो या लिबरल रेवोल्यूशंस हो, ये उनका मेजर कंसर्न है। और यूरोप के अंदर क्या किया जाए? स्टेटस को बरकरार रखा जाए। एंड देन मेटरलिक बिलीव कि यूरोप में अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो लेजिटिमेट क्राउन हेड्स ऑफ यूरोप को आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा, उनको रिस्टोर करना पड़ेगा, नेशनलिज्म लिबरलिज्म को सप्रेस करना पड़ेगा और ग्रेट पावर्स आपस में कंसेंसस के थ्रू रूल्स ऑफ द गेम्स को इंश्योर करना। दैट इज व्हाट आई एक्सिस्ट। तो ट्रीटी ऑफ वियना में जब हमने चार प्रिंसिपल्स पढ़े, द फर्स्ट प्रिंसिपल वाज legitimacy, जिसके थ्रू restoration थी। It was Metternich's philosophy. Metternich's philosophy was कि यूरोप के जो क्राउन हेड्स हैं जिनको डिपोज किया गया था उनको हम रिस्टोर करें और फिर हम उनको प्रिजर्व करेंगे तो उससे क्या होगा? यूरोप में स्टेबिलिटी होगी और फिर हमें स्टेटस को बरकरार रखना चाहिए, फिर हमें नेशनलिज्म लिबरलिज्म सप्रेस करना चाहिए। तो ये है मेटरनिच का फलसफा, दैट इज मेटरनिch's philosophy। वो जो ट्रीटी ऑफ वियना का एक प्रिंसिपल था, दैट वाज मेटरनिch's philosophy। और फिर देखें ट्रीटी ऑफ वियना में जब हमने जर्मनी के अंदर कंसोलिडेशंस करवाई, जो जर्मन कन्फेडरेशन बनी है, बैलेंस ऑफ पावर किया गया, ये किस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नजरिया था? पिट प्लान। पिट ने ये कहा था कि सेंट्रल यूरोप को कंसोलिडेट करो, तो पिट प्लान वाज एग्जीक्यूटेड लेटर ऑन ड्यूरिंग 1815। तो ट्रीटी ऑफ वियना को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमें ये नजर आना चाहिए कि जो चार प्रिंसिपल्स हैं ये किन किन रियासतों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे जा रहे हैं। बैलेंस ऑफ पावर, फ्रेंच कंटेनमेंट, जर्मनी के अंदर कंसोलिडेशंस, दिस इज व्हाट ब्रिटिश वांटेड। पिट प्लान में भी यही उन्होंने कहा था कि ऐसा किया जाए, परमानेंट अलायंस बन जाए, फ्रेंच को उनके कंक्वेस्ट से डिप्राइव कर दिया जाए। दिस इज व्हाट विलियम पिट वाज आर्ग्यूइंग इन पिट प्लान। ट्रीटी ऑफ वियना में हमें ब्रिटिश इंटरेस्ट नजर आते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर हमें ऑस्ट्रो हंगेरियंस इंटरेस्ट नजर आते हैं। What they wanted? They wanted to suppress nationalism and liberalism. Why they wanted that? Because nationalism succeed करेगा तो Austro-Hungarian Empire break down करेगी, liberalism succeed करेगा Austrian ruling family की हुकूमत खत्म हो जाएगी। और वो internal consolidation भी करेंगे और externally भी strong players बन जाएंगे, क्योंकि बीच में अगर person नहीं जाए
किसने नेशनलिज्म को क्यों सप्रेस करने की बात फिर किस तरह से की? So that is another mechanism. तो ये 3 arrangements थी इसके अंदर. Quadruple alliance, simple, बड़ा आसान से कुछ नहीं उसमें. Quadruple alliance, holy alliance, and medallic system. ये 3 institutional arrangements we covered in today's lecture. In coming lecture, I'll talk about concerns of Europe. We'll finish and move towards the Eastern ones. And then briefly, we'll again differentiate between Treaty of Vienna and the Hellenic system and Concert. क्योंकि अभी Concert of Europe रह गया, so eventually I'll finish that debate as well. और फिर इनमें आपको difference clear हो जाएंगे. जो मर्जी किताब पढ़ ले, आज का lecture सही सुने, जो मर्जी पढ़ ले, आपको समझ आ जाएगा. इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. इसकी काफी मैंने पढ़ा. Thank you, sir. तो होपफुली अब आप जो टेक्स्ट पढ़ लें, अब आपको रट्टा भी याद आना पड़ेगा अगर आपको ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए. नेक्स्ट क्लास आई कंक्लूड और इसको हम दोबारा से खास तौर पे कंसेप्ट ऑफ यूरोप, वियनन ऑर्डर और मेटालिक सिस्टम के दरमियान अगेन 15-20 मिनट्स में इसको कंक्लूड करके इसको एक क्लास में मोटिवेट करेंगे. जी जैसे एक टेक्स्ट बुक पढ़ने साथ स्लाइड पढ़ने बस. पर डिटेल में जाना तो यू कैन बुक पढ़ लो. यूएस में बेटा है हाँ नहीं हैं ये कई बड़ा तो कई 15 सब्जेक्ट 16 पढ़े आए थे. डबल ग्रेड भी पढ़े हो, इंथ्रो भी पढ़े हो, IR भी पढ़े हो, पोल भी पढ़े हो, जेंडर भी पढ़े हो, एनवायरनमेंट भी पढ़े हो, क्रिमिनोलॉजी भी पढ़े हो, कॉन्स्टिट्यूशन लैब, बिजनेस नगर तो ना मज़ो न कई पब्लिक एक ग्रुप में दे ग्रुप में गया बैठा पब्लिक एड जो